गुड इवनिंग टू ऑल। जी, गुड मैं इवनिंग माफी सर। चाहता हूँ, कल किसी कारणवश मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। थोड़ी अर्जेंसी थी, तो आज हम चालू करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट से जहाँ हमने रोका था, कोशिश करेंगे करंट से भी, जो उस दिन डाउट्स थे हमारे पास कि करंट से भी लिंक करते चलें, और कहाँ से बेयर एक्ट पढ़ना है, किस किस सेक्शन के लिए बेयर एक्ट पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ओवरव्यू रहेगा, जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में ये ध्यान रखा था कि हमें कैसे पढ़ना है और किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना है, हम उसी पे आज देखेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इससे एक सवाल एक्सपेक्ट हमेशा कर सकते हैं। तो हम टू द पॉइंट स्टिक हैं केवल आरसी के पेपर के लिए अभी। तो फंडामेंटल राइट में क्या देखना है हमें, सबसे पहले इसके जो आर्टिकल्स है वो ध्यान रखिए, खासतौर पे आर्टिकल 12 हो गया। तो 12 में डेफिनेशन दी है स्टेट की डेफिनेशन। तो स्टेट क्या होता है, मतलब वो एक कोई एनजीओ भी हो सकती है अगर उसमें मेजरली स्टेट गवर्नमेंट के हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, तो उस तरीके से स्टेट की डेफिनेशन इनलार्ज करी गई है सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के द्वारा। तो जो आपके पास यहाँ पर आर्टिकल मेंशन है 12 में, उसके अलावा भी स्टेट की डेफिनेशन इनलार्ज करी गई है। फिर ये पूछ सकता है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स यूएस से, ठीक है। उसके बाद इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। ये सब आप बेसिक इसमें पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं, ये आर्टिकल को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में इंपॉर्टेंट ये है, आप इस चीज का ध्यान रखें राइट टू फ्रीडम के अंदर कि लिमिटेशंस कहाँ हैं, लिमिटेशंस कहाँ कहाँ प्लेस करी गई है हमारे पास, ठीक है। एक एक आर्टिकल का लिमिटेशंस आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, फीचर्स जरूर इंपॉर्टेंट देख लेना आप लोग, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट जो है कोई भी आपके राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। उसके बाद ये क्वालिफाइड है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसका हम पढ़ेंगे आगे अभी किस तरीके से नेशनल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20, 21, 19 सबसे ज्यादा विवादित कहा 19 में, ठीक है। उसके बाद 25, ये सब बहुत ही, आर्टिकल 14, 15, 16, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको बेयर एक्ट भी, तो फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल्स हैं आप इसके बेयर एक्ट भी लीजिए सहायता, बेयर एक्ट की भी मदद लेनी है आपको इन बिटवीन लाइंस, क्योंकि उसमें इन डेप्थ पूछ रहे हैं वो लोग। उसके बाद 32 इंपॉर्टेंट बहुत है, 32 आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद भी हम देखेंगे। फिर डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला स्टेट की डेफिनेशन, ये देखिए लिखा हुआ है, ये 4 डेफिनेशन याद रखिए कि नॉन स्टेटूटरी अथॉरिटीज भी है, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं अगर गवर्नमेंट का मेजरली उसमें स्टेक होल्डर हो, तो ये ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 13, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 14, 15, 16 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहीं ना कहीं ये हमेशा केस में बना रहता है। अभी भी आपने देखा होगा, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब्स हो, तो उसमें आर्टिकल 16 पे ही चैलेंज किया जाता है, ग्राउंड बनाया जाता है, तो इस वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है 19 से लेके 22, 19 टू 22, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ए सेक्शन वाला, क्योंकि इस पे ही सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस लगाए गए। तो कहीं कहीं 8 लिमिटेशन है, बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लोटेशन, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी देख लेना आप, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है केस की, सबरीमाला का जो केस है, ठीक है, उसमें रिव्यू डाला था, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए इस बार आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। उसके बाद अब कौन से केवल सिटीजन को है, कौन से आपको केवल सबको है, तो ये याद रखिए। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, ये, और आप बस इसका अपोजिट केवल सिटीजन को याद रखिए, बाकी वो सबके लिए। 15 देखिए कैसे दिमाग में आप लॉजिकली आप अपने आप को सेटअप जमाइए कि 15 क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट, विदेश, मतलब फॉरेनर्स को तो हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है, क्यों एक लॉजिक में सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा
इसको, इसमें किसी ने सवाल पूछा एक्सप्लेन करने, आप एक एक एक्सप्लेन करेंगे जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी जिस आर्टिकल की, जैसे मैं आर्टिकल 3 में सॉरी 6, अगर एक एक एक्सप्लेन करने जाएंगे, पूरी ये बुक बहुत लेंदी है, तो जहां मुझे लगेगा जहां आप बुक्स पे खुद अकेले पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में, मैं वहां आपको कर दूंगा। अब मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, वो केवल सिटीजन्स को ही क्यों है, फॉरेनर्स को क्यों नहीं अलाउ? तो कोई बताना चाहेगा मुझे? सर क्योंकि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है तो हम ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और तो और हमारा नेशनल इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी पे भी इशू हो जाता है, और हमारा जो ग्लोबल इमेज है वो उसको भी हैम्पर कर सकता है, इसीलिए। और कोई दूसरा ट्रायल लेना चाहेगा? क्वेश्चन क्या था सर? मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आर्टिकल 19 जो है, केवल सिटीजन्स को ही क्यों अलाउ है, फॉरेनर्स को क्यों नहीं है? सर उसमें 19 में जैसे वॉकिंग बोलने की फ्रीडम है, और जी कम्युनिटी बनाने की फ्रीडम है, जी और कहीं पे भी रहने की फ्रीडम है। जी तो बेसिकली बहुत सारी फ्रीडम है जो इंडिया के अराउंड में ही मिली है। जी। तो मे भी शायद अदर पे हम इतना ट्रस्ट ना करें कि अपने कंट्री के लिए इतना देशभक्त होंगे, शायद ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर। आई डोंट नो ठीक सही है है कि ठीक है नहीं। ठीक है ठीक है। तो जहां तक एक अच्छा ट्राई किया गया, इसी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पुट ऑन किया कि आप लोग खुद ही सोचा करिए कि क्यों, अगर देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब देखिए हर कंट्री का स्पीच और एक्सप्रेशन के आइडियल फंडामेंटल अलग है, ठीक है। हो सकता है कि विदेश में उनके यहाँ का, यूएस ले लीजिए आप, यूके ले लीजिए, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का जो एक लेवल है वो अलग है, हमारे देश में अलग है। मगर अगर आर्टिकल 21 में अगर लेगो राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ कंसेंसस बेस्ड है कि सब जगह, तो वो अपने देश में भी होगा और विदेशियों के लिए भी होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो इशू आता है आर्टिकल 19 में आता है। सिमिलरली प्रोफेशन में आप देखेंगे, अगर आप फॉरेनर थे तो फॉरेनर में प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी जो लॉज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मगर हमारे देश में जो कुछ लॉज हैं वो डिफरेंट है। तो इसी तरीके से आर्टिकल 19 भी डिफरेंट, क्योंकि वहां की वैल्यू सिस्टम और हमारी वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस है, इस वजह से। फिर जो आर्टिकल 19 और 20 सिर्फ माइनॉरिटीज के देते हैं, क्यों? क्योंकि हम हमारे देश की माइनॉरिटी हो सकता है किसी देश की मेजोरिटी हो, सिमिलरली वहां की मेजोरिटी हमारे देश की माइनॉरिटी हो सकती है, इसी वजह से कुछ आर्टिकल्स फॉरेनर को अलाउ नहीं होते, इसलिए। उसके बाद अब राइट टू इक्वलिटी देखिए, हमारे देश में एक्सेप्शन भी, आप एक्सेप्शन याद रखें केवल, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट को एक्सेप्शन मिला है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है किसी कोर्ट में, अपने जब वो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं हो सकती। अब देखिए क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सिविल होती है जब कहीं ना कहीं आपका रुपीज से रिलेटेड होता है, मतलब आपको पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है, वहां सिविलियन होता है। क्रिमिनल होता है आप जब कोई एक लॉ को या स्टेट्यूट को वायलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए 420, 420, ठीक है। अब तो बदल गया है, बीएनएस में आ गया है, ठीक है। तो आप इस वजह से आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते गवर्नर उसके टर्म ऑफ ऑफिस पे, क्योंकि ये हमारे कियोस हो जाएगा। अगर आप सपोज गवर्नर और प्रेसिडेंट पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू हो गई, या सिविल हो सकता है, क्रिमिनल नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए इम्यूनिटी दी गई है इसमें हर किसी को। हम कहते हैं ना कि यार फ्रीडम तो इक्वल है, मगर इम्यूनिटी क्यों दी गई? सिस्टम को रन करने के लिए आप, इसीलिए। उसके बाद सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 है, आप उसको देख लीजिए पूरा का पूरा, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और किस किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद ओबीसी का आपको जितना देखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 देखना है आपको, इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट याद रखना, इंदिरा साहनी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, ये मैंने बोला ना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, राइट टू फ्रीडम। ये पूरा जो आर्टिकल है, इन बिटवीन हमेशा चांसेस रहते हैं
कि इसमें आपसे पूछेगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी आर्टिकल से रिलेटेड हुआ है। ठीक है, कोई भी सरकार आई है इसी पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। बहुत सारे एक्ट इसको ही लेके बनाए गए हैं स्पीच को कर्टेल करने के लिए, इसलिए बार बार ये न्यूज में बन जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला आपको एसोसिएशन। ठीक है, और आपको जो आधा डीएम या एसडीएम या डीवाईएसपी जो पावर ड्राइव होगी, इसी आर्टिकल से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको पावर मिलेगी। जैसे आप असेंबली रोक सकते हैं किसी की। ठीक है, उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स में हम अरेस्ट और डिटेंशन इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, 21 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21। इस बार आर्टिकल 21 देख लेना आप, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उससे रिलेटेड आप उस पर ध्यान रखें। ठीक है, वो पूछ सकते हैं आपसे। और अगर जैसे कुछ केस थे पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 20, जैसे मेनका गांधी केस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस था मेनका गांधी। गोपालन केस। ठीक है, तो ये कुछ केसेस इसमें थे जिसमें नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था राइट टू लाइफ का। मेनका गांधी में एक वाइडर रूलिंग दी थी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये देखिए मेनका गांधी केस में पहले हमारा था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया। ये कहां से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये बोला कि आप कानून बना के किसी की राइट टू लाइफ को नहीं ले सकते। तो इससे पहले क्या था, हमारे यहाँ एब्सर्डिटी थी, मतलब क्लैरिटी नहीं थी हमारे यहाँ को संविधान में। तो इस तरीके से मेनका गांधी केस याद रखिए आप। ठीक है, एक एक गोपालन में नेरो डाउन लिया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस आप इसको ध्यान रखें। तो 21 के जो इंपॉर्टेंट केस है ना, आप कुछ मत खरीदना, गूगल कर देना और उसमें केसेस रिलेटेड टू आर्टिकल 21 मेजर, और आपको मिल जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 21 ए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था, राइट टू एजुकेशन। अब मेरा एक सवाल बनता है कि इसमें डीपीएसपी भी अमेंडमेंट किया गया था, फंडामेंटल राइट भी अमेंडमेंट किया था, फंडामेंटल ड्यूटी भी। क्यों? अगर कोई गेस लेना चाहेगा तो बताएं। सर क्योंकि एजुकेशन है कि काफी इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि ऑलरेडी है कि अमेंडमेंट, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट ये है कि सर कि पहले है कि प्राइमरी एजुकेशन ही तक ही लिमिटेड था, नहीं नहीं, लेकिन वो मैं अब आप उसे समझ नहीं रहा, मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरा सवाल अब ये है कि मैंने उसको अगर फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21 ऐड कर दिया 86 से, तो उसी अमेंडमेंट में आपने डीपीएसपी में भी क्यों अमेंडमेंट लाए, और आप फंडामेंटल ड्यूटी में भी अमेंडमेंट आया है। जैसे 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर हेलो दी सर। जी। सर क्योंकि तीनों ही फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की थीम एजुकेशन की थी, इसलिए एक ही अमेंडमेंट तीनों में अमेंडमेंट किया गया। देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 21 में जो अमेंडमेंट है, आपने अच्छा ट्राई किया। 86 में के बाद क्या हुआ कि जो फंडामेंटल डीपीएसपी था, डीपीएसपी में जो इससे पहले अमेंडमेंट में आप पढ़ोगे तो वहां पर ये था कि स्टेट स्ट्राइव करेगा 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, मतलब स्ट्राइव करेगा। मगर वो चीज हमने फंडामेंटल राइट बना ली, मतलब 14 साल तक के बच्चों को मौलिक अधिकार दे दिया शिक्षा का, 6 से 14 का। अब उधर 6 0 से 6 हो चुका है। ठीक है, इस वजह से जो ऑलरेडी हम डीपीएसपी में फॉलो कर चुके हैं, जो ऑलरेडी डीपीएसपी में हम लागू कर चुके हैं, हमने उसे फंडामेंटल राइट बना दिया है। तो इसलिए डीपीएसपी में चेंजेस लाए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम 2020 में लेके आए, वहां पर हम एलिमेंट्री एजुकेशन भी जोड़ रहे हैं। हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए। इसीलिए इसमें बहस हुई, अभी डिमांड आ रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, मतलब 8th क्लास के बियॉन्ड भी ले जाया जाए। और अब फंडामेंटल ड्यूटी में क्यों चेंजेस लाया गया, पेरेंट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी लाई गई कि अगर कोई पेरेंट्स नहीं भेजते, मतलब उन पे ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेजें, एक ड्यूटी दी गई। इसीलिए पूरा कंप्रेहेंसिवली कवर किया गया इसको। अगर सिर्फ राइट टू एजुकेशन को
एक फंडामेंटल राइट बना के छोड़ दिया जाता, ठीक है, तो वो हम पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकते थे। कल को कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को नहीं भेजता, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाता, तो हम उसको बोल सकते थे कि ये फंडामेंटल एक ड्यूटी है पेरेंट्स की। सिमिलरली डीपीएसपी में, डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी वो चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। डीपीएसपी में आपको वो चीजें फॉलो करनी है स्टेट को जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करे, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल राइट है जो आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करता है हमारे देश में। और मगर डीपीएसपी सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब समानता और आर्थिक समानता दोनों स्टेब्लिश करने का प्रोविजन है। वो तभी एक आइडियल स्टेट बनेगा। जो आइडियल स्टेट की परिकल्पना, जो इमेजिनेशन है, जो डिजायर है, तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर परकुलेट करना है डेमोक्रेसी को, तो तीनों फॉर्म सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो जो चीजें हम फॉलो कर लेते हैं या फंडामेंटल राइट बना लेते हैं, तो उधर हम डीपीएसपी से उसको हटा देते हैं। और इसी तरीके से तो ये मेनली रीजन था। अब उसके बाद आर्टिकल 25 देख लेना आप। इसके बाद 25 में रीजनेबल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, ये याद रखना आप। 23 और 24 क्योंकि दो राइट पूछ लेते हैं कभी कदार। फोर्स लेबर और 24 एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन से रिलेटेड है। अब देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। पूछ सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से क्या समझते हैं? पॉजिटिव वो होता है जिसपे लॉ बना के आपको दिया जाता है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, 2002 में आ गया, ठीक है, फंडामेंटल। मगर आप ये उसके बाद क्या हुआ है, 2002 के बाद, मगर वो जो लागू हुआ राइट टू एजुकेशन 2009 के एक्ट से लागू हुआ, तो ये राइट को हम कहेंगे पॉजिटिव राइट। मतलब इसको लागू करने के लिए स्टेट को, हमारे स्टेट को लॉ बनाना पड़ा। कुछ नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव स्टेट पे लिमिटेशन है, मतलब हमारे देश के जो सरकारों पे लिमिटेशन, जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लागू हो गया है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन वो खुद ही लागू हो गया है। वहीं मगर आर्टिकल आप 17 और 18 लोगे, उसके लिए हमें लॉ बनाना है, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है खुद ही लागू हो गया, तो वो स्टेट पे नेगेटिव एक कंपल्शन डाल रहा है, इस तरीके से उसको नेगेटिव कहा गया है। ये याद पूछा जा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर किसी को डाउट आप पूछ सकते हैं। पॉजिटिव क्यों कहते हैं उसको, नेगेटिव क्यों कहते हैं कुछ राइट्स को? सर एक बार दोबारा से इलेबोरेट कर देंगे पॉजिटिव एंड जी, नेगेटिव। देखिए, कुछ राइट्स को पॉजिटिव कहा गया और कुछ को नेगेटिव। जब पॉजिटिव का मतलब है कुछ राइट्स में आपको सिर्फ मेंशन है, फॉर एग्जांपल ले लिए अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, तो अनटचेबिलिटी नहीं करना है, ठीक है, मगर इसको इन्फोर्स कराने के लिए हमारी सरकार ने 1989 का एक्ट लाया, बनाया। 21 है, ठीक है, इसके लिए हमने राइट टू एजुकेशन लॉ बनाया सरकार ने, ठीक है, क्योंकि ये मौजूद है, मगर जब इसका लॉ नहीं बनेगा तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में ऑलरेडी ये इन्फोर्स हो जाएगा, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, ठीक है। अब राइट टू लाइफ के लिए ना कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, वो इनहेरेंट है, वो सरकार पे लिमिटेशन बनाता है, आप इस पे लॉ नहीं बना सकते। मतलब उल्टा कह रहा है कि आप लॉ नहीं, ये ओपन एंडेड फील्ड है। तो ये नेगेटिव हो गया, इस पे लिमिटेशंस डाल दिया गया, सरकार के ऊपर है। नहीं तो सरकार और पॉजिटिव पे अगर नहीं लॉ है, सपोज करें, आपने देखा होगा इलेक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हो रहा था, लॉ नहीं था। यूनियन, आपको पता होगा यूपीएससी वाज अ बॉडी के लिए क्वालिफिकेशन के लिए लॉ नहीं है था, वो लिखा था कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ फंडामेंटल राइट थे, अगर पॉजिटिव लिमिटेशन ना दिया जाए तो कभी सरकार लॉ बनाएगी नहीं। इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग हो गया। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव इतना पूछेंगे नहीं, मतलब आपसे ये आगे स्टेटमेंट आ सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, वो बस इतना आप समझ जाओगे, इतना नहीं पूछेंगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल फिलोसफिकल सवाल है ये सब। फ्रीडम ये याद रखना, इसका फ्रीडम का
इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। कुछ का जैसे अभी सवाल था कि एक-एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करिए। आप कोशिश समझने की कोशिश करिए, ये क्रैश कोर्स नहीं है, एक गाइडेंस प्रोग्राम है। तो हम देखिए पॉलिटी में जहाँ डीपली की ज़रूरत होगी, जहाँ मैं खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कल मैंने आपसे ये बोला कि आप उम्मीद रखिए, अगर जब हम 11:30 बजे जो क्लास एंड करेंगे, तो आप मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिससे सवाल बनने की उम्मीद है, उसी तरीके से आपको ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ। इसलिए आप लास्ट मोमेंट तक जाते-जाते आपको पता चल जाएगा किस तरीके का कहाँ से वो सवाल उठाने की उम्मीद है, और कैसे वो फ्रेम करेंगे। इसलिए क्लास आप प्रेज़ेंट रहेंगे, जहाँ सवाल मैं इसलिए आपको एंगेजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ सवाल आपसे पूछूँगा, जहाँ मुझे लगेगा कि यार यहाँ सवाल या थॉट प्रोसेस कैसे मैनेज करना है। हर आर्टिकल को मैं इन बिटवीन नहीं, अब पूरी बुक को इन बिटवीन लाइन पढ़ाना, ये तो 1 महीने का पूरा कोर्स है, वो तो अब पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है? रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26, ठीक है, 27 हो गया आपका। उसके बाद 29, 30 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसके बाद आप ये देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस सवाल बनने का, आर्टिकल 32। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, ठीक है? ये आर्टिकल को देखिए, हार्ट वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्ट कभी-कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। इवन बड़े से बड़े स्टेट सर्विस यूपीएससी भी पूछ चुका है, ठीक है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 32 क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, कोई आप बता पाएँगे? सर इसमें ये राइट है ना कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो। ठीक है, और कोई? सर इसके अंदर ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेशन के अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226 के अंदर हम जा सकते हैं। सर इलाज के लिए जा सकते हैं, जैसे कि दिल के धड़कन के इलाज के लिए। और बोल और सर अगर राइट अगर वायलेट होती है, जो कि फंडामेंटल राइट जो मेनली दिया गया है, तो उसको अगर वायलेट होती है तो उसको मतलब है कि एनफोर्स करने के लिए जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जी, जी। जी, जी, आपने लगभग जितने लोगों ने जवाब दिया है, ऑलमोस्ट सही दिया है, और मैं थोड़ा बस इसको थोड़ा एलैबोरेट और कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसमें सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं रिट्स पे, क्योंकि जो 5 तरीके के रिट्स हमारे पास ना, उस पे सवाल बनेंगे। ये रिट्स कहाँ से लिए गए, कोई बता सकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुताबिक ये है ना। सर यूएस। हाँ, ये अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में स्ट्रक्चरली आप देखोगे, तो ये प्रेरोगेटिव जो रिट्स थे यूके के, वहाँ से उठाए गए, मगर इसका आइडियल स्टेट जो है हमारे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यूएस से लिए गए हैं, ठीक है? तो आइडियल। अब देखिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मेजरली कहा जाता है, अगर इस आर्टिकल को आप हटा दोगे ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा। अब देख के देखिए, देखिए अगर कोई चीज़ आर्टिकल सुप्रीम अगर हाई कोर्ट को, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है ना, तो बस उस आर्टिकल को हटा के देखो, आप एक बार हटा दो। जैसे आर्टिकल 32 हटा दिया, अब क्या करोगे? स्टेट के पास इनॉर्मस पावर है, आप कहीं जा ही नहीं सकते। आप क्या तो करोगे? सर इसका मतलब सीधे सीधे यही हुआ कि कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं रहा, कोई इन्फोर्स ही फंडामेंटली नहीं करने वाला बॉडी ही नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन रहा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब बन जाएगी, आप खुद सोचिए ना। सरकार तो मनमाने काम करेगी, नहीं लगा नहीं। अभी आज सपोज करिए सरकार ने कानून बना दिया, ठीक है, कि कल से कोई बाहर नहीं निकलेगा। आर्टिकल 32 है नहीं, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएँगे? आपको शिक्षा का अधिकार है सरकार कह रही है हम नहीं देंगे। आज जो बेल एप्लीकेशन हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि भाई बेल नहीं दे रही सरकार, सरकार ने हमें पकड़ के रख लिया है। तो आप कहाँ जाओगे? हम आर्टिकल 21 को आर्टिकल 32 के अंदर ही हम कहते हैं कि साहब हम हेबियस कॉर्पस लाएँ। हेबियस कॉर्पस मतलब क्या? कि उसकी लीगैलिटी को चेक करते हैं, किसी व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है, क्या वो लीगल है क्या इल्लीगल है? इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल, तो इस तरीके से पढ़ने की समझने की कोशिश करो कि हार्ट एंड सोल क्यों कहा गया? ऐसे नहीं कि अगर आप इसको इसी तरीके से आर्टिकल 226 जो बताया था, आर्टिकल 226 को क्यों नहीं कहा गया? जैसे किसी ने कहा कि आर्टिकल 226 को, क्योंकि उसमें स्टैट्यूटरी भी है, और भी लॉज हैं, और भी रिट्स हैं, मगर आर्टिकल 32 इतना बड़ा अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को
कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इंटरफेयर कर सकता है, इसीलिए इसको इतना बड़ा एक दर्जा दिया गया। इसलिए मेंस में भी सवाल पूछते हैं और पीटी में तो सवाल आता ही आता है इसमें। कुछ और पूछना है, डाउट है सर सवाल इसको क्वेश्चन? नेगेटिव ले सकते हैं? जी सर इसको नेगेटिव ले सकते हैं आरटी? ये, हाँ ये नेगेटिव में आएगा। इसको लागू करने के लिए सरकार को कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ये सरकार पे लिमिटेशन है ना। तो अब समझ में आ गया, सरकार को रोक रहा है, सरकार के काम को रोक रहा है। सरकार इनॉर्मस स्टेट लॉ नहीं बना सकता इसको कर्टेल करने के लिए। ये अगर आर्टिकल, अब लॉजिक बताइए, अगर क्वेश्चन बन जाता कि आर्टिकल 32 जो है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आएगा? यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना, प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, पढ़ने का किस तरीके से क्यों आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कि भाई वो ऐसा ढांचा जिससे संविधान नहीं चेंज कर सकते, वो अगर हटा देंगे तो। इसी तरीके का मेरा बस यही सवाल है, ऐसे ही बनता एग्जाम हॉल में ना। यूपीएससी इज ऑल अबाउट ये, हर चीज किताब में नहीं लिखेगी। आप कहीं नहीं किताब में पाओगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आर्टिकल 32 है कि नहीं, मगर यूपीएससी सवाल बना देता है। यही गॉगलिंग माइंड चाहिए, कहीं किताबों में नहीं लिखी आपको। तो ये आर्टिकल 32 हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, ये थोड़ा इशू कौन करता है जी सर? ये व्रिट्स इशू कौन करता है? ये रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट करेगी 226 के अंदर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आज हाल ही में आप देख रहे होगे, कुछ केसेस के अंदर ये बोला जाता है कि हाई कोर्ट या में जाइए, इधर अपील मत करिए, हेबियस कॉर्पस में भी। तो ऐसा क्यों कह रही है सुप्रीम कोर्ट? सर क्योंकि अगर वहां से सॉल्व हो जाए तो ठीक है, लेकिन है कि डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट के ही पास जाना चाहिए ऐसा, क्योंकि बेसिस तो 32 ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हो सकता है कि वो मेजर एक रीजन हो कि हाई कोर्ट के पास जाने को बोल रहे हो। मतलब समहाउ आप सही बता रहा, कोई लॉ का स्टूडेंट हो वो ट्राई करना चाहेगा? हेलो सर। जी सर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट सर्टियोररी रिट है, उसको इशू करता है, इसलिए हाई कोर्ट में जाने के लिए बोलते हैं। हाँ, ये भी आप सही बता। इसका मेजरली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। इसमें यह कहा जाता है कि अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते, सपोज करिए, और वहां आपके खिलाफ जजमेंट आ गया, तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते। अगर आप लोअर से जाओगे या हाई कोर्ट के थ्रू, लोअर जुडिशरी में फिर हाई कोर्ट, तो आपके पास प्रोसेस रहेगा, आपको पास मल्टीपल स्टेजेस में, और आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चले गए, आपने अपील कर दिया और आपका वकील उस तरीके से आर्गूमेंट नहीं रख पाए, तो फिर इसके ऊपर आप कहाँ जाओगे? तो पॉसिबल आपका जो है ना जस्टिस पूरा कोलैप्स हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, आप या दिल्ली के कम्युनल राइट्स होते हैं, या अभी हम देखिए रेगुलर कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देता है, बिल्कुल आप हमारे पास आ सकते हैं, मगर आपसे हमारा मतलब वो कहते हैं कि आप पहले एक बार हाई कोर्ट जाइए। फिर हाई कोर्ट ने किस बेसिस पे आपको डिनाई किया है वो राइट, मतलब स्टेट का, तो वहां से वो एक चीज को देखते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट एक आपको अम्ब्रेला, क्योंकि एक कहावत है, प्रिंसिपल से पहुंचने से पहले आप टीचर, वाइस प्रिंसिपल, इनके पास जाइए। जो प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट चल गया, उसने मना कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं सुन मतलब वाइस प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पाएगा। ये है इसका मेन वन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट, लगभग लगभग पूरा इसी में से सवाल बनेंगे आपके फंडामेंटल राइट से, ठीक है। उसके बाद हमारा डीपीएसपी, डीपीएसपी में क्या क्या पढ़ना है आपको कि कहाँ से आया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और ये नोबेल प्रिंसिपल बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है इसको। और एक चीज याद रखना, ग्रेनविल ऑस्टिन का, ठीक है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर रहे हैं जिनने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, मतलब उसको पढ़ा है। तो अगर कहीं भी चीजें पॉजिटिव दिखे ना हमारे देश के बारे में, तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है उन्होंने ही कहा है। बाकी कैसी भी रहे हैं और भी जो लोग हैं, उन्होंने उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहा है। तो इन्होंने पूरा अध्ययन किया है, उन्होंने भारत के संविधान की बहुत अच्छी तारीफ करी है कि बहुत ही यूनिक है, इसलिए नोबेल कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद अब इसको क्या क्या डीपीएसपी को आप याद रखना है, बस मैं वो बता दे रहा हूँ कि सोशलिस्ट कौन सा है,
गांधीयन कौन सा है और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 चीजें डीपीएसपी में। और इम्पोर्टेंट क्या आएगा कि 42nd में कौन कौन सा ऐड किया गया, आर्टिकल 39 में चेंजेस लाया गया, 43A और 48A। 44 में एक ऐड किया गया आपका कि 38, ठीक है, मिनिमाइज करना इनइक्वालिटीज को, चेंजेस लाया गया। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंजेस लाया गया 97 में। तो जहां जहां अमेंडमेंट लाया गया डीपीएसपी में उसको याद रखना है। और आप ये याद रखिए गांधीयन कौन सा है, सोशलिस्ट कौन सा है और लिबरल कौन सा है, बस ये इतना। अब जैसे क्यों लिबरल, में आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 44 है, क्या किसके अंदर आएगा, लिबरल में आएगा, गांधीयन में आएगा कि सोशलिस्ट में? लिबरल में से लिबरल में। हाँ ये कुछ लग रहा बोल अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है, जिसका भी अम्मा माइक इनको अकेले कैसे कभी भी पेशेंट को ठीक है। अकेले नहीं भेजना, हमारा कुछ चिल्ला रहे दोनों। सौजन्या आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा दिखता है सौजन्या, आप माइक से बोल। जी, अब जैसे आप देखिए, इसको रटना नहीं है, देखिए जितनी बार रटेंगे आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ कि इसको आप दिमाग में मेमोराइज करने का तरीका क्या है। जैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अब ये लिबरल है, कैसे? अब लॉजिक लगाते जाइए कि ये लिबरल मतलब क्या, वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा है कहीं ना कहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा 3 ऑर्गन की बात करिए, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तो वहां से आप ये मान के सकते हैं यहाँ से निकल के आ रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल बॉडी 51 वहां से आएगा, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, आर्टिस्टिक प्लेसेस 49, इन्वायरमेंट, ये सब सेफ गार्ड, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बोला ना कि आपका आर्टिकल ये 40, ये देखिए एज ऑफ 6 ईयर, इसलिए इसमें चेंजेस लाया गया। जब क्योंकि अब इसमें हमारे देश में बहस हो रही है कि एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि फंडामेंटल एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं कि नर्सरी केजी, उसको भी फंडामेंटल ड्यूटी में लाया, फंडामेंटल राइट्स पे लाया जाए। वो एक हमारा आर्गुमेंट चल रहा है उसमें। तो ये चीजें याद रखें आप। फिर हम अमेंडमेंट्स में आ गए, तो अमेंडमेंट्स में आर्टिकल 368 याद रखिए, और किस पार्ट में, बस पार्ट 20 में, और आर्टिकल 368। और इसको, हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर हमारा एक क्वेश्चन था अमेंडमेंट से लेकर। हाँ, सर जो ये पूछिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो इतने सारे तो याद नहीं रहते, तो मतलब मैं वैसे बता कुछ रहा हूँ, मेन मेन अमेंडमेंट बता दीजिए ना। देखिए इसमें पहले आप ये याद रखिए कि मेन अमेंडमेंट क्या है। देखिए अमेंडमेंट मैंने आपसे बोला ना, उस आर्टिकल को याद रखिए, आर्टिकल 21 से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। उसके बाद क्या होगा, आर्टिकल 14 से रिलेटेड, आर्टिकल 15, 16। तो आप ये देखिए कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। वहां हमेशा आरसीए या यूपीएससी उसी से पूछता है कि जैसे अब इधर हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें बता दूंगा मैं कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 में थोड़ा समझा दे रहा हूँ बस, आर्टिकल 368 में थोड़ा बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 368, अभी एक, जैसे हमने केरल का नाम केरलम किया था, तो वो चेंजेस किए। अच्छा, हमने अभी 4 लैंग्वेज को ऐड किया है, ठीक है, हमने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया उसमें। तो हमने उसका आर्टिकल 368 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या हमने केरलम नाम उसका रखा तो 368 का यूज क्यों नहीं किया सरकार ने, कोई बता पाएगा? सर क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, ये सामान्य से हो जाता। हाँ, जरूरत, इसके बेसिक रीजन यही है कि जो 368 आर्टिकल है वो संविधान के मेजर जो अमेंडमेंट किया जाता है मेजर संविधान के अंदर, ठीक है, मेजर, जैसे वो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे रिलेटेड हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड हो, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए आपको संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं है। तो 368 जैसे ही आज सरकार कोई बिल लाएगी कि हम 368 के अंदर उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो 2 चीजें हैं। अब इसमें स्पेशल मेजोरिटी में थोड़ा समझा दे रहा है। स्पेशल मेजोरिटी
ठीक है, उसमें हाउस का 50%, जैसे हाउस अगर हम माने 250 है, उसका 50% मतलब, ठीक है, 125 मतलब +1 मतलब 126 मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब सपोज करिए किसी दिन 200 लोग प्रेजेंट है, या सॉरी हाँ 200 मान लिए, तो 200 का 2/3 निकालिए, इतना ये भी होना चाहिए। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो होगा तब वो स्पेशल मेजोरिटी कही जाती है और आर्टिकल 368 के अंतर्गत कही जाएगी। इसीलिए जो बिल था अभी हमारा जो पास नहीं हो पाए, डिलिमिटेशन, वो सॉरी नारी वंदना, जो अमेंडमेंट बिल आया था 106 का अमेंडमेंट आ रहा था, बिल पास नहीं हो पाया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैं आर्टिकल 368 आपको बताया। ठीक है, जो लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी क्लास को आप जब करते रहोगे ना, छोटी छोटी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ लोग बीच में जो क्लास छोड़ देते हैं, उनको लगता है उन्हें सब आता है, मगर यही जब सिली मिस्टेक करके आएंगे आप एग्जाम में, फिर आप इसी कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरसीए का एग्जामिनेशन हो। उनको लगता है आता है, मगर आता तो सबको है, मगर पढ़ने का तरीका और कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैंने बोला इसको आप कंटिन्यू रखेंगे ना, तो अभी आपको पता चल जाए टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अब कहाँ कहाँ किस में सिंपल मेजोरिटी आप मत रहा, लेकिन मेजरली उसमें कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें देख लोगे आप, मेजरली याद रखिए स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या चेंजेस लाते हैं। देखिए डीपीएसपी में चेंज करना हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और जो फर्स्ट और थर्ड में ना मेंशन हो। तो अगर पूछा गया फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाना हो तो स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल। डीपीएसपी में चेंजेस लाना हो तो स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल। ब्लाइंडली लेना है गैस। फिर कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट और पार्लियामेंट से हाफ स्टेट का कंसेंट भी चाहिए उसमें। इसमें इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट का, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर 7 शेड्यूल जिसे हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सो जीएसटी हो गया, 7 शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन स्टेट, और आर्टिकल 368 को, ठीक है, चेंजेस लाना हो तो उसमें भी हाफ ऑफ द स्टेट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368 खुद भी। तो ये हो गया हमारा 368 भी, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में थोड़ा 3 केस याद रखिए बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। पहला शंकरी प्रसाद सबसे पहले आया, दूसरा गोलकनाथ, ठीक है, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद केशव नंदा भारती, बस, ठीक है। और उसके बाद मिनर्वा मिल्स। मेन केशव नंदा, शंकरी प्रसाद ने बोला कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। गोलकनाथ ने अपोजिट ले लिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड हो सकता पार्लियामेंट के द्वारा, उसके पास पावर नहीं है। और केशव नंदा भारती में एक बैलेंस पोजीशन ले ली गई है। इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ना तुरंत बैलेंस ले लेता है, ठीक है। अगर सरकार कोई भी चेंजेस लाती है, देखिए जब उनने गोलकनाथ में अपोजिट लिया स्टैंड, तो इंदिरा गांधी सरकार ने 2024 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए। उन्होंने कहा डीपीएसपी को लागू करने के लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट को हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी लागू करना है तो हमारी जिम्मेदारी भी है। तो इसी को लेके उन्होंने उस चीज को करा। तो इसलिए केशव नंदा भारती 13 जजेस की बेंच ने, एक सबसे फुल बेंच बैठी थी। और इस केस को थोड़ा और भी डीपली में आप गूगल करिए, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो फंडामेंटल ये इसका पूरा हो गया, बस इसका ये रखना है। इसकी आपको वो भी टाइमलाइन भी है, इसलिए मैंने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। उसके बाद आप इंटर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंटर स्टेट काउंसिल याद रखिए, बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल 263, बस वो है जोनल काउंसिल, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। बस इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको दिया गया है, जोनल काउंसिल स्टेट्यूटरी बॉडी है। बस इतना ही मोर देन इनफ है इसके लिए। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन थोड़ा बहुत देख लेना, आर्टिकल, इसके आर्टिकल देख लेना बस आप, आर्टिकल्स ओनली। उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट हैगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको
सबसे प्रेसिडेंट देखना ही है। प्रेसिडेंट में क्या क्या देखना है, उसका इलेक्शन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से, ऑर्डिनेंस वाले, पार्डन वाले, बिल से रिलेटेड, बस यही आपको इतना करना है इसमें। इन आर्टिकल को देखना थोड़ा बेयर एक्ट से। इसके बाद पावर देखनी लेजिस्लेटिव, इसकी एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब शायद ही पूछे इस बार। बस आप ये याद रखना कि थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है। इस बार ये आजकल गवर्नेंस में पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं दे देंगे कि अभी लेटेस्ट कैसा क्या था, कंडीशन वंडीशन को ज्यादा, इम्पीचमेंट, ये थोड़ा याद रखना बस, इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट का। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। वीटो देख सकते हो, क्योंकि हमारा और यूएस का वीटो में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए वीटो कभी कभी पूछा जाता है। जो चीज जो पन्ना पढ़ने के लिए होगा मैं बता दूंगा, जो नहीं होगा मैं खुद, देखिए ऑर्डिनेंस लिखा है ना 101 आर्टिकल, तो इसका आर्टिकल इन बिटवीन थोड़ा बेयर एक्ट से देख लेना, जो लोग पूछ रहे थे कि बेयर एक्ट भी पता नहीं चल जाए। उसके बाद पार्डनिंग पावर देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो खुद ही मेंशन हाईलाइटेड है। बस इसका आप हो गया पार्लियामेंट में, इसमें सॉरी वाइस प्रेसिडेंट में मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूँ कि कहाँ से वो पूछेंगे, इलेक्शन, इलेक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, तो न्यूज में है कहीं ना कहीं, इलेक्शन याद रखना प्रोसेस। और वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग से ही पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पूछते ज्यादा हमारे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उस तरीके से नहीं है। बस आर्टिकल, एक आध आर्टिकल पूछ सकते हैं, पूछ ज्यादा जी ज्यादा पूछेंगे बस। सर प्रेसिडेंट की पावर काफी ज्यादा मिसमैच हो जाती है, इसको कैसे मैनेज करें? किससे? प्राइम मिनिस्टर से? हमारे यहाँ जितनी भी पावर है या जितने भी डिसीजन है, हम प्रेसिडेंट के उस पर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर के उस पर नहीं लिया जाता। तो अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वहाँ प्राइम प्रेसिडेंट के साथ जाइए, ठीक है। ओके सर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एक बार देख लेना, आर्टिकल 74 75, बस ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप एक बार देख लेना बेरेक्ट से। बाकी जरूरत नहीं है इसमें कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और इसमें देख लेना कि नेचर ऑफ, नेचर नहीं, अपॉइंटमेंट, कोई बता सकता है कि कितने परसेंट हम लेते हैं, बना सकते हैं मिनिस्टर्स हाउस के? 15%। 15%, ठीक है, दो वेरी गुड, ठीक है। 15% से अधिक आप नहीं बना सकते, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। हाउस, जो भी हाउस है, चाहे स्टेट में भी यही फॉर्मूला लागू होगा। फिर इसका देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल 75 याद रखना कि हर मिनिस्टर एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस को लेके, अपने कोई भी काम काज से। इसलिए अब तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, नहीं तो पहले इस आर्टिकल का बहुत बड़ा एक रोल होता था। उसके बाद ये देख लेना थोड़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंस थोड़ा। कैबिनेट कमेटीज की जरूरत नहीं है या आप पढ़ने की। पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी तक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और पार्लियामेंट। अभी तीसरा आया, आप इस पे एक्सपेक्ट करेंगे एक सवाल, एक से दो आ सकता है पार्लियामेंट से। अब क्या क्या आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कितने मेंबर हैं, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग सेपरेटली याद करना, 250 टोटल है, ठीक है।
मगर अभी प्रेजेंट में 245 है, 5 अभी खाली है। उसके बाद यूटी, क्योंकि अब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो बिल आया था उसमें 80 करने का प्रोविजन था, इसी वजह से पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है इस साल। लोकसभा का कंपोजिशन देख लीजिए आप, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, ये देखिए 4 बार क्वेश्चन, मतलब 4 बार हुआ है, पूछ लिया है इन्होंने। इसका आर्टिकल कोई बता पाएगा, डिलिमिटेशन का आर्टिकल क्या है? नहीं सर, याद नहीं है हेलो, सर। कोई ग्रुप में हो बताए। सर क्या पूछा आपने, पार्लियामेंट का आर्टिकल? डिलिमिटेशन का आर्टिकल बता पाएगा कोई? डिलिमिटेशन जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? सर 82। 82, ठीक है, ये आर्टिकल याद रखिए, 82 आर्टिकल, आर्टिकल 82। 81 इन 82। 82 याद रखिए। उसके बाद वेकेटिंग ऑफ सीट्स, ये डबल मेंबरशिप नहीं हो सकता। स्पीकर का थोड़ा देख लेना आप। डिप्टी स्पीकर तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस बार स्पीकर पे आपको याद होगा इम्पीच वो रिमूवल के लिए हमारे जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने कहा कि पार्लियामेंट सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ इस टाइम पे। चेयरमैन राज्यसभा लोकसभा ये सब, सॉरी डिप्टी चेयरमैन देख लेना आप एक बार। उसके बाद लीडर ऑफ द, इस तरीके से इसमें पार्लियामेंट ऑफ द हाउस अपोजिशन, ये बार तो समथिंग एडजस्ट, मतलब पार्लियामेंट आपको बहुत अच्छे से देखना है ये इस चैप्टर को। और कहाँ क्या कहते हैं एडजमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखिए इसका। डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन आर क्या होता है, मोशन क्या होता है, सेंसर मोशन क्या था, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, और इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। पार्लियामेंट एक ऐसा टॉपिक है, अगर बिना क्लैरिटी के आप याद करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। और आप कुछ नहीं करना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाइए गूगल चैट जीपीटी का सारा लोग आराम से हो जाएगा, सब कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसके रीजन बता दूं। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो ज्यादातर आर्टिकल से ना चल के रूल्स ऑफ प्रोसीजर से चलता है, तो इसलिए पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ये गवर्नेंस के अंदर भी आ गया है प्लस पॉलिटी के अंदर भी आ गया है, इसलिए इसमें क्वेश्चन एक बनाया जाता है। दो टॉपिक, दो सब्जेक्ट को क्लब कर रहा है पार्लियामेंट। फिर बाकी मनी बिल, ऑर्डिनरी मनी बिल 110 देख लेना, 112 देख लेना आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बिल देख लेना आप। बस पार्लियामेंट में आपको इतना ही करना है, जो मैंने आपको बता दिया मोर देन इनफ है, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है पार्लियामेंट के अंदर, आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, दो टाइप के 117 आर्टिकल में। ग्रांट, एक बार आप ग्रांट देख लेना, टाइप्स ऑफ ग्रांट, ये जामिया आरसीए के लिए हम बता रहे हैं आपको। इसमें ये दो तीन जो आर्टिकल है ना, ये 266 267, ये दोनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये बस हो जाएगा आपका इसमें काम पार्लियामेंट में। बाकी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में हो जितना मैंने बताया दिया उतना मोर देन इनफ है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे आप एग्जाम दे रहा हो। पार्लियामेंट्री कमिटीज में केवल आप फाइनेंशियल कमिटीज इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्टेमेट कमेटी, कमिटी अंडरटेकिंग, ये तीनों फाइनेंशियल कमिटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चेक कर मतलब गवर्नमेंट ऑफ द डे को कंट्रोल करती हैं। तो तीनों कमेटी का बारे में पता चाहिए। जैसे इसमें 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा से दोनों,
इसमें सिर्फ लोकसभा से लिया जाता है। तो ये बाकी आपको कोई कमेटी याद करने की जरूरत नहीं है, बस फाइनेंशियल कमेटी को देख लेना एक बार, ये बात। एस्टिमेट कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा कोई पूछता नहीं है। फोरम को कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की। अब मुझे लग रहा है कि ये लगभग पार्लियामेंट हमारा हो गया इस पे, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल बनने के चांसेस हैं, तो इसमें आर्टिकल याद रखिए, पार्ट और आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में। तो थर्ड जजेस केस इंपॉर्टेंट है। कोलिजियम का कोई वो बताइए मुझे कंपोजिशन। कोलिजियम का कंपोजिशन बताइए प्रेजेंट में अभी। सर मतलब सीजीआई है, फिर मतलब सीनियर मोस्ट जजेस, फिर उसके बाद फिर ये सर जाता है गवर्नर। 3 की 4 सर टोटल चीफ जस्टिस के बाद फिर 4 होंगे आई थिंक, थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर। यस सर, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उसके बाद फिर 4 जो जजेस होंगे वो सीनियर होंगे। 1+4। अच्छा ये तो हो गया। हाई कोर्ट के लिए क्या है? हाई कोर्ट के लिए बताइए। सर अभी याद नहीं कर पा रहा सर। अब ये बताइए, आप लोग सर, तैयारी में 1 महीने का कम एग्जाम है और आपको पता ही नहीं ये सब बेसिक चीजें। हाँ बोलिए। सर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। हाई कोर्ट का क्यों होगा चीफ जस्टिस? सर क्योंकि हाई कोर्ट का सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, आप देखना है तो वो तो क्योस बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ही तो डिसाइड उनको अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट। आपने बोला सही है, 1+2 होता है। हाँ सर, 3 जजेस होते हैं पूरे। 1+2, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होता है, चीफ जस्टिस होते हैं। यहाँ पर हाँ। चीफ जस्टिस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है, थर्ड जजेस केस में। यस सर। तो भाई इतना याद रखना है। सर क्यों होते हैं, आपने जो अभी सवाल पूछा क्यों होते हैं सर, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नहीं, 1+4 ये थर्ड जजेस केस में आया था, ठीक है, क्योंकि इसको सिर्फ अगर ये सीजीआई कर दिया जाता ना सबसे, इसीलिए मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन बनने, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ लैक ऑफ क्लैरिटी है। हमारा हमारा देश है कि जजेस अपॉइंटेड जजेस, हमारा देश में जज खुद अपने आप को अपॉइंट करते हैं। तो ये जो 1999 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो स्टक डाउन किया गया था एनजीएसी एक्ट को। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक ड्राइव नहीं हो पाया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाए। तो जो कंसेंसस बना हुआ है जब से संविधान लागू हो चुका है वही है अभी चल रहा है। तो सरकार कोई भी बिल लाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक डाउन कर देती है, ये कह के कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरे में डालेगा बिल, या पार्लियामेंट कोई भी बिल अगर बनाती है तो ये कह के सुप्रीम कोर्ट उसको 1919 जजमेंट को बोला था कि ये इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है ये, इस तरीके से। तो थर्ड जजेस केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें बोला कि 1+4 का एक सेगमेंट है, ठीक है, और इसके बाद वो नाम रिकमेंड करके प्रेसिडेंट को भेजेंगे। प्रेसिडेंट हो सकता है एक बार वापस नाम भेज दें कि भाई हमें ये जजेस सही नहीं लग रहा, एक बार आप उनको एक बार देख लीजिए, फिर अगर दोबारा है तो प्रेसिडेंट बाउंड होता है उनको अपॉइंट करने के लिए। और इसमें कंसेंसस चलता है, मतलब सबकी एक आम सहमति होनी चाहिए। तो इसलिए 1+4 का लगाया गया कि ब्रॉड एक्सपेक्ट देने के लिए। नहीं तो 1+2 में क्या होता है कि मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हो, 2 लोगों को खरीद सकते हो, मगर 4 को मतलब पूरे 5 के कोलिजियम को मेंटेन करना आसान नहीं है। यस सर, बट हाई कोर्ट का सर, हाई कोर्ट में जो आपने बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको क्यों, सुप्रीम कोर्ट के भी तो जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के नहीं बोला मैंने। 1+2 है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होगा। अच्छा, 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, +2 जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस हैं। मोस्ट जजेस, हाँ हाई सर कोर्ट ये का कहाँ वहीं के, पे
ये पीओस हो सुप्रीम कोर्ट जाएगा के ना। सीनियर जजेस होंगे या फिर हाई कोर्ट के जो दो होंगे? सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है। तो केवल 2 ही बार हुआ है हमारे देश में कि सुपरसीड किया गया है। एएन खन्ना को किया गया था एमयू बेग को बना के मतलब 1973 और 1977 में 2 बार जो सीनियर मोस्ट जज थे हमारे उनको सीजीआई नहीं बनाया गया था। ये तो उससे पहले हमारे यहाँ कंसेंसस बना हुआ था। जस्टिस खन्ना, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस खन्ना के बारे में थोड़ा एक बार देख लेना। जस्टिस खन्ना जो जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, सब ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे। क्वालिफिकेशन देख लीजिए एक बार, बस हो गया इसका सुप्रीम कोर्ट का। और रिमूवल इस बार इंपॉर्टेंट बन रहा है। जजेस इंक्वायरी एक्ट याद रखिए। इस बार कोई बताएगा कि रिमूवल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? सर क्योंकि बताइए। करप्शन को लेके जुडिशरी में। बिल्कुल, जो जस्टिस वर्मा जी थे इस वजह से इस कैश बार का याद रखिए। फाइल्स मिला था जला हुआ। हाँ, तो उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है खुद ही, तो इसलिए रिमूवल का प्रोसेस याद रखना। 100 मेंबर या लोकसभा में दे दें, 50 मेंबर या राज्यसभा से अगर मोशन प्रेजेंट करते हैं, मतलब लिखित में लेटर देते हैं, फिर लोकसभा का स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, फिर कमेटी बनाई जाएगी 3 मेंबर की कमेटी, वो इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत वो रिपोर्ट भेजी जाएगी, फिर स्पेशल मेजोरिटी के तहत इसमें पास किया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, अभी तक हमारे देश में एक भी जजेस को इम्पीच नहीं किया गया है। क्यों? सर क्योंकि वो इस्तीफा दे इम्पीचमेंट देते हैं। प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है और पास भी नहीं होता सर अभी तक। क्यों नहीं पास होगा? आप मुझे बताइए ना। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से हाई हो जाएगा, मगर वो इस्तीफा ही क्यों दे देते हैं? मतलब सरकार भी सहमत है उससे, विपक्ष भी सहमत है, तो इसको रिमूवल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सर जो पब्लिक होती है उनका मतलब बहुत ज्यादा बिलीफ होता है एक तरीके से। बिलीफ भी होता है इसमें, मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ। बिलीफ आपने सही बोला है। पहले तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि अगर जुडिशरी में करप्शन है तो कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है। सरकार की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, भाई जो करप्शन के चार्जेस लगे जजेस पे, तो कहीं ना कहीं इतना करप्शन हो रहा था जुडिशरी के अंदर, तो ये जवाबदारी तो उनकी भी है, सरकार की भी। अब सरकार एक्सेप्ट भी कर रही है, ठीक है, कि भाई वो भी करप्टेड है जजेस, केस तो मिल ही गया था। तो जब वोटिंग की बारी आएगी तो पक्ष और विपक्ष को दोनों एक हो जाएंगे, होना पड़ेगा। सपोज करो अपोजिशन इंक्वायरी बैठेगी, तो इंक्वायरी में निकल के आया कि भाई हाँ करप्शन के चार्जेस हैं। अब करप्शन के चार्जेस हैं तो गवर्नमेंट ये थोड़े ना कहेगी, डिनाई करेगी हम आपके खिलाफ वोटिंग करेंगे, नहीं साहब हम तो नहीं करेंगे, जज को बचाएंगे, क्योंकि आप तो करप्टेड इंसान को बचा रहे हो। और अगर आप दोनों मिलके जज को हटा रहे हो तो कल को आप भी तो फंसोगे ना, गवर्नमेंट ऑफ द डे भी तो फंसेगी। तो इसी वजह से जज को समझाया जाता है कि भाई आप इस्तीफा दे के निकल लो, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये एक बना रहता है कि कोई जुडिशरी से टकराना नहीं चाहता, इसलिए पूरा का पूरा हमारे जुडिशरी, कहते हैं ना कि पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इतने ज्यादा इंटरलिंक है और एक दूसरे की इतनी मदद करते हैं ना कि पार्लियामेंट हमेशा, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बचाती है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को बचाएगी, और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं, ये किसी के खिलाफ काम नहीं करते, इस तरीके से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। वही एक्ट करते हैं जब आपका मेजर राइट टू लाइफ और ये सब एक्ट करा जाए। इसलिए आज तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कोई जज का इम्पीचमेंट होगा क्योंकि अगर इम्पीचमेंट हो गया सरकार भी फंसेगी, फिर तो जुडिशरी हर फैसला इनके खिलाफ भी दे सकती है, और फिर ये कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा। इसलिए जजेस को समझा जाता है कि जस्टिस वर्मा चाहे यादव जी थे कि भाई आप निकल जाएं आसानी के साथ। अब इसमें 3 टर्म याद रखना, एक्टिंग, एडहॉक और रिटायर्ड। अच्छा ये बताइए, हाई कोर्ट में एडहॉक जज बन सकते हैं? सर ये एडहॉक क्या है? यस सर। बन सकते हैं। जी अगर बहुत ज्यादा केसेस हो गए तो उसके लिए फॉर द टाइम बीइंग। देखिए, इसका मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज होते हैं,
क्योंकि अगर क्वारम नहीं फुलफिल हो रहा है तो हाई कोर्ट से जज बुला के वो उसको कोरम को फुलफिल करने के लिए एडॉक जजेस की एक प्रोविजन दिया गया है फॉर द टाइम पीरियड कोरम पूरा मेंटेन रहा है। फिर रिटायर्ड जज भी बुला देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर हाई कोर्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है। फिर बाकी तो काम का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारा, ठीक है। सर अडॉक बस मीनिंग ये क्या होती है, समझ सर नहीं आया। एडॉक के बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। एडॉक होता है कि फॉर द टाइम पीरियड, परमानेंट नहीं, ठीक है। जैसे हमने कहा ना एडॉक पे वैकेंसी आई है तो आप परमानेंट नहीं है, वो तो वीमेन फैंसीज है, टेम्परेरी वीमेन फैंसीज पे हैं आप। मतलब आपको जिसने अपॉइंट किया आप, हाँ बोलिए कुछ कैलेब आप बोलना चाह रहे हैं क्या? So, regarding the ad hoc judges, what about Article 224A for high courts? आर्टिकल 224 है, मुझे देखना पड़ेगा अभी, ठीक है, मैं देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि एडहॉक उसमें नहीं है जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर आज सच प्रोविजन एडहॉक का उसमें, अभी देख लेंगे, अभी आगे हम बढ़ना है उसमें, मैंने कवर किया है इसके। जी ये जुडिडिक्शन देख लेना, ओरिजिनल हो गया, रिट हो गया, एपिलेट हो गया, और जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 142, 136 और 131, ये कुछ आर्टिकल है ना, आपको बेयर एक्ट से देखना पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल ही बेयर एक्ट से देखना पड़ेंगे आपको, ठीक है, जो भी है ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया, अब हम सुप्रीम कोर्ट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ आपको गवर्नर देखना है और हाई कोर्ट देखना है। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हर साल विवादों में रहता है, वो सेंटर का ही माना जाता है पार्ट, भले स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है। गवर्नर की पोजीशन कहाँ से ली गई है अपॉइंटमेंट की? कनाडा। कनाडा, ठीक है, वेरी गुड, कनाडा से ली गई है, ठीक है। गवर्नर ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शो करता है गवर्नर की पोजीशन, तो कभी कभी पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन जो यूपीएससी में इसी तरीके के आ रहे हैं, फिलोसफिकल थोड़े, टू द पॉइंट नहीं बोल रहे, क्योंकि अब गवर्नर मैंने क्यों बोला, तो नाम वाम चेंज किया गया, इतना इशू आ रहा है, तो गवर्नर इसलिए याद रखना। गवर्नर में इसकी पावर्स को बस देख लेना, और खासतौर पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, बस आप उसका, और इसके आर्टिकल 200, 201, 213, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इनके, ठीक है, ये सब याद रखें आप। पावर देख लेना एक बार, बस इसमें मोर देन इनफ है मुझे लग रहा है इसमें गवर्नर में। हाँ, गवर्नर में एक चीज देख लेना, सिचुएशनल डिस्क्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन। सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन दोनों देख लेना, हमारे संविधान में दोनों चीजें प्रोवाइड है, प्रेसिडेंट को नहीं है सिचुएशनल डिस्क्रेशन, ठीक है, वहां पर डिफाइंड, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है शायद, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, तो ये दोनों चीजें एक बार देख लेना उसको ध्यान से। सर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सर, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसना ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और यहाँ गवर्नर को है, तो इसलिए ये सवाल बनने की ज्यादा उम्मीद है, मेंस में भी सवाल पूछ चुके हैं। तो ये आर्टिकल है, इसको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, मोर देन इनफ है इसके लिए, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। हाई कोर्ट देख लेते हैं हम, हाई कोर्ट में 226 याद रखिए केवल अभी, तो उसके बाद मैंने उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो बता दिया है, और इसका क्वालिफिकेशन थोड़ी देख लेना बस, इसमें इमिनेंट जूरिस्ट हट गया है बस। आप खुद सोचिए, अगर गलती से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो ये शब्द का कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, सोच सकते हैं आप। मतलब कल को सपोज करिए कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, अगर इसीलिए सरकार और जुडिशरी में कॉन्टिन्यूअस प्रेशर है कि
क्योंकि ये अब एमिनेंट जूरिस्ट आप हटा नहीं सकते, और इसकी की वजह से कोई भी बिल जब आता है तो जो जुडिशरी है वो बोलती है कि आपका वो डोमेन के लिए प्रॉपर कमेटी बनाई जाए। इस वजह से ये कितना कंट्रोवर्शियल है। यूएस में होता है, यूएस में जजेस का कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, इसलिए वहां सुप्रीम कोर्ट बायस होती है। हमारे यहाँ तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट बायस नहीं है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ। ठीक है, तो अब बाकी इंस्टीट्यूशन जो है हमारे इंस्टीट्यूशन में, अब ये कह सकते हैं कुछ कमियां हैं, तो हम वो टाइम पीरियड के साथ इवॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, उसमें कोई, मगर यूएस की सुप्रीम कोर्ट में तो हमेशा ही आपको 9 जजेस हैं। ठीक है, वहां पर देखना तो उनके यहाँ फिलोसफिकल जजेस होते हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर होते हैं, तो वहां पर जो जजेस होते हैं वो कोई लॉ की डिग्री नहीं होती उनके पास, वो प्रोफेसर होते हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर, मतलब 70 प्लस हो गया, 75 प्लस, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तब जाते हैं। हमारे यहाँ तो 75 प्लस में तो ऊपर ही चले जाते हैं ज्यादातर तो। ठीक है, तो ये ये समस्या है। तो ठीक है, थोड़ा बीच में इंटरटेनमेंट आप लोग का होता रहा, इसलिए भी 90 प्लस तक जा जाता है। अब जब से ट्रम्प साहब आ गए हैं तो वो कहते हैं, फोर्सफुली धमका देते हैं, तो कुछ जजेस अभी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आप लिबरल हो और डेमोक्रेट्स हो तो क्लियर रहेगा। एक रिपब्लिकन के जजेस होते हैं तो रिपब्लिकन के सपोर्ट में करेंगे, मगर उनके यहाँ भी ऐसा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जब अमेंडमेंट होता है तो उसमें वहां उनकी भी अंतरात्मा जाग जाती है, जैसे हमारे देश में भी जजेस की जाग जाती है। ठीक है, तो सब जगह जुडिशरी जो होती है बहुत ही चेक एंड बैलेंस की तरह खेलती है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें हाई कोर्ट के। हम देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट देख लेना बस, कंपोजिशन का मैंने बताया था आपको। क्वालिफिकेशन इसकी देख लेना, इसमें एमिनेंट जूरिस्ट नहीं दिया हुआ है, इसमें पूरा दिया है कि भाई एमिनेंट जूरिस्ट की। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एमिनेंट जूरिस्ट दिया है, हाई कोर्ट में नहीं दिया है। क्यों भाई? बल्कि एमिनेंट जूरिस्ट क्या स्टेट में नहीं मिलेगा, सिर्फ देश में ही मिलेगा, हाई कोर्ट में भी होना चाहिए, मगर ये फॉल्ट है। तो देखिए, एक्टिंग एडिशनल जजेस एडॉक नहीं है यहाँ पर। अब यही स्टेटमेंट बना देता और हम ऑल ऑफ द अबव मार के लगा के आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब पीवाईक्यू आप करते हो, चाहे यूपीएससी के चाहे आरसीए के, देखिए सब कुछ ठीक है, एक्टिंग भी लिखा है, रिटायर्ड भी लिखा है, एडिशनल, आप उधर भी एडिशनल मार्क लगा के आ जाओगे, उधर एडिशनल कुछ नहीं है। वहां एडहॉक क्यों है कि कोरम फुलफिल हो जाए, मतलब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठती है वो डबल बेंच और ट्रिपल बेंच पे बैठते हैं, वो मतलब 2 के रेशियो में बैठेंगे। अगर वो रेशियो कम हो रहा है तो एक जजेस को और बुलाए, सिंगल बेंच नहीं होती है, मगर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होती है। कुछ डाउट तो नहीं है आपको? कुछ पूछना है पूछ सकते हैं अभी। So regarding this provision, when the retired judges are asked to rejoin the High Court, aren't they acting as ad hoc judges in that sense? इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? In the High Court, when retired judges are pulled back to serve certain cases, aren't they acting as ad hoc judges? नहीं, दे आर रिटायर्ड जजेस। एडहॉक जजेस की आर यू श्योर कि एडहॉक जजेस बोला जाता है उनको? या आप सवाल Not पूछ रहे not हैं? not about the term itself, but regarding their functioning, because they will be Retired, because that provision will be done on case by case basis, right? So that in the sense is an ad hoc case, which is why it is called the dormant provision, is what I have understood, but I might be mistaken. देखिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो एडिशनल जजेस हैं, जब वर्कलोड ज्यादा हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया, तो वहां पर एडिशनल लाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल क्यों नहीं किया गया? वहां पर एडहॉक ये है कि वहां का, और मैंने बोला आपको कि कोरम का सिस्टम है, इसलिए उधर बढ़ाया जा गया, 38 किया गया। एडिशनल वर्कलोड कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर वर्कलोड भी कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के रिक्वेस्ट बोलते हैं कि हम एडिशनल जजेस अपॉइंट करना चाह रहे हैं, हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है। ये सुप्रीम कोर्ट किसको भेजेगी लिख के? इसलिए वहां पर वो सिफारिश देते हैं। इसलिए अभी 38 जजेस
34 से 38 जजेस कर दिया गया। और रिटायर्ड जज को बुलाया जाता है। तो ज्यादातर पता है एडिशनल जजेस में ही दिक्कत आई है। अभी देखा महाराष्ट्र के अंदर 2-3 जो केसेस में बहुत ही एब्सर्ड जजमेंट आए, वो एडिशनल जजेस के द्वारा ही आए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट से उठा के डिस्ट्रिक्ट से उनको प्लेस करके हाई कोर्ट में लाया जाता है। एक पॉक्सो से रिलेटेड केस था कोई, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, फीमेल थी, तो उन्होंने बहुत एब्सर्ड से जजमेंट लिख दिया था एडिशनल के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आ जाता है। तो ये था इसका सिस्टम। उसके बाद गवर्नर हो गया। फिर हम पंचायती राज, सदाबहार टॉपिक है, इसके आर्टिकल आप देख लीजिए, ठीक है। सीएम का कोई रोल नहीं है? ये सीएम स्टेट जब दोगे आप तो सीएम का तब रोल आता है बस। आरसीए के अंदर और यूपीए के अंदर अभी सिर्फ गवर्नर, मतलब लॉजिक है कि वो स्टेट नहीं पूछेंगे आपसे हर चीज का। अगर आप पीसीएस दोगे तो पूछेंगे आपसे स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 243 पूरे याद कर लीजिए। उसके बाद कैसे इवॉल्व हुआ, कौन कौन सी कमेटी, बलवंत राय मेहता, ठीक है। उसके बाद ये पूरी कमेटी जो बनी है आपकी, बलवंत राय हो गया, अशोक मेहता कमेटी हो गई, जीवीके राय कमेटी हो गई, सिंघवी कमेटी, इसके नंगोन, उसके गार्डजिल कमेटी, ये पूरी कमेटी आप एक बार देख लेना। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये देख के आपका बस इतना ही आर्टिकल पूछेंगे मेजर लिस्ट में, आपका काम हो गया पूरा इसका। कुछ मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इसमें बताने के लिए यही नहीं, क्योंकि आपको रटना ही है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, ये मैं इधर ही अभी बताते चले जा रहा हूँ आपको क्या क्या पूछा। एडवोकेट जनरल, देखिए एजी होता है, एजीआई होता है इंडिया का, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है स्टेट का, ठीक है, ये ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है। वोट देने का अधिकार मिलता है 326 से आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने इस बार सबसे ज्यादा करवा दिया है। तो इलेक्शन कमीशन का केस भी याद रखना, एक अनूप बंडवाल केस है, आपको उस केस का नाम याद रखना है। और कमेटी में कौन कौन है वो भी याद रखना, जो बिल लेके आई सरकार। यूपीएससी आपको याद रखना है 300, इसके आर्टिकल्स जो भी हैं, ठीक है, 300 कुछ 21 या 22 तक है। फाइनेंस कमीशन आपको याद रखना है 280, ठीक है। अभी फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे 16 के, बता सकता है कोई बिना यूट्यूब गूगल करे? क्या सर, क्वेश्चन क्या था सर? 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? चलिए, अरविंद पनगड़िया जी थे, ठीक है, याद रखिए इस बार। तो 10 से लेके 16 तक पूरे याद रखिए, हो सकता है मैचअप करवा लें आपसे। 10 में कौन थे? देखिए याद नहीं होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 से 16 याद रख लेना, आप पूछ सकते हैं। जीएसटी काउंसिल 279 है। अब देखिए, अब जो लोग क्लास छोड़ के चले गए या तुमको ज्यादा आता है, अब ये 280 में से उनने 280 तो रट लिया कि हाँ सर ने बताया था फाइनेंस कमीशन, मगर 10 से 16 हो सकता है वो भूल गए, अब नहीं याद है। तो इसीलिए क्लास आप पैसा दे रहे हो तो कम एटलीस्ट अटेंड करो, मेरा कहने का मतलब ये होता है। 279 जीएसटी, क्यों जीएसटी 2.0 हुआ है, चेंजेस लाए तो वो इकोनॉमी में बन जाएगा। 338 बी, वो सब लिखा हुआ जितने भी है ना लास्ट के पेजेस में, जितने भी फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है लास्ट के मैं अभी दिखा दूंगा, सब लिखा हुआ है उसमें, आपको ज्यादा दिक्कत है। एडवोकेट जनरल का आपको आर्टिकल 76 याद रखना चाहिए, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, सॉरी, अब बोल देंगे अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल कौन है हमारे देश का? एडवोकेट जनरल होता ही नहीं है, अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना की टर्म। तो ये आपका हो गया। फिर एक ट्रिब्यूनल देख रहे हैं हम अभी, रुकिए। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लें हम,
ठीक है, इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन का बस अपॉइंट देख लेना, मेंबर कौन कौन होते हैं। मेंबर्स मतलब अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल तो पूछेगा नहीं आपसे, एनआईए पूछ सकता है, ईडी पूछ सकता है। ईडी थोड़ा ध्यान से देख लेना, सरकार का फेवरेट है। उसके बाद इलेक्शन लॉस एक बार अच्छे से देखो, आर्टिकल 182 द मैक्सिमम नंबर सीट पार्लियामेंट, ये सब आर्टिकल थोड़े इस बार देखना पड़ेंगे, जजेस का आया था, ये दोनों आर्टिकल एक बार देख लेना। 5150 डिलिमिटेशन, देखिए आर्टिकल 82 लिखा हुआ है ना, 2000 1950 और 51 आप देख लेना अच्छे से, मतलब अच्छे से इन द सेंस कि एकदम डेप्थ में नहीं है कि एक एक आर्टिकल एक एक वर्ड बाय लाइन पढ़ना, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद लगभग और चीजें थी, मैं भी बता रहा हूँ आपको, एक चीज मैं भूल गया हूँ इसमें भी दिखाना आपको। लोकल गवर्नमेंट तो हो गया है, यूटी इन स्पेशल एरिया, सॉरी शेड्यूल्ड एरियाज, यूटी पे भले ना पूछे, शेड्यूल्ड एरिया पे क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा सर, जी जी इमरान बोलिए। सर, सर जो लोकल जी पंचायत होते हैं सर, हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं, जैसे बिहार के अलग होती है, यूपी के अलग, और वेस्ट बंगाल का अलग होता है कि सेम होता है? स्ट्रक्चर, हाँ हाँ। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, कहीं 3 टीयर हो सकता है, कहीं 2, यूनिफॉर्मिटी के लिए 3 है, मगर कुछ छोटे राज्यों में 2 हैं, ठीक है। वो उधर क्योंकि 3 टीयर बनाने को उसमें सिस्टम नहीं है, जैसे अब मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ये छोटे राज्य हैं, तो वहां उसमें एक्सेप्शन है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता पाएगा? सर क्योंकि अभी डिमांड हुआ था लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 5th और 6th शेड्यूल के लिए। देखिए 5th और 6th शेड्यूल ना यूपीएससी का भी फेवरेट है और आरसीए का भी फेवरेट है। इसकी वजह ये है ना यार, देश की लगभग 8% आबादी है, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत ने मगर बहुत ही कम स्पेस दिया है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें सवाल बनता ही बनता है। तो इसमें एक थोड़ा कंफ्यूज 5th और 6th शेड्यूल में याद रखना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है, और यहाँ पर होती 6th शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसको बस थोड़ा ध्यान से 5th और 6th शेड्यूल पढ़ लेना, 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल, क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये आपको हमेशा बेनिफिट ही करेगा हमेशा के लिए। अब उसके बाद मैंने बताया कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड देख लेना। उसके बाद अब आर्टिकल लास्ट में लिखा हुआ है, आर्टिकल से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो किसी ने बोले थे ना, कौन कौन से देखना है क्या। देखिए पहले स्टार्टिंग के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल, आपको मैं जो आर्टिकल बता दूं, डीपीएसपी भी देखना पड़ेगा। अब कहोगे सर नहीं रटा जाता, निमोनिक्स बनाइए, रटिए, क्योंकि आरसी है, तब कंपटीशन है, आपको रटना ही होगा, मैचअप करवा लेंगे, एक एक नंबर की फाइट है। इसका मैंने आपको जो आर्टिकल रटना है तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। मैं आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाईलाइट करके पीडीएफ 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल आपको रटना है, केवल उसी में से आपके आर्टिकल पूछ लेंगे अगर पूछना होगा, बाकी आपको छोड़ देंगे, ठीक है, इतना काम मैं आपका कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको ये आपको सारे याद नहीं करना, मैंने बोला सिर्फ फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको जो फर्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस लाए गए थे। उसके बाद कौन कौन सा अगर अगर आप बोलोगे तो याद रखना 100 के बाद पूरा
106 तक इम्पोर्टेंट है। 73rd 74th कैसे, मैं आपको गैस कैसे करना मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको फिर बताया, जहाँ फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, पंचायत, ये सब रिलेटेड है, वही वो आर्टिकल वो पूछते हैं, मतलब वहां से अमेंडमेंट आता है। तो मैं ये करूंगा, इसी की पीडीएफ में आपको हाईलाइट कर दूंगा कौन कौन से आपको अमेंडमेंट ध्यान रखने लो, ठीक है। ये 100 से तो 100 तक 6 तक याद रखिए, बाकी मैं आर्टिकल और कौन सा अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और एक चीज और भूल गया, आर्टिकल 31 याद रखना थोड़ा, 31A, बी और सी, तीनों आर्टिकल थोड़ा बैरेक से पढ़ लेना। तो ये मेरा लगभग ऊपर से था, मतलब लगभग सतही तौर पे। अगर कुछ और पूछना है तो आप, और जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए जितना मैक्सिमम कवर करने की हमने कोशिश करी, कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, पढ़ाने की हमने कोशिश करी। और आप लोग भी समझ सकते हैं कि पूरी लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय चाहिए। हम लोग एक गाइडेंस प्रोग्राम है ये हमारा, और हमारी बातचीत चल रही है। अगर किसी को, जैसे हम लोग इन फ्यूचर कुछ एक चीज़ें करेंगे, अगर आपको लगता है कि पॉलिटी हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए, तो हम करेंगे बाद में, ठीक है। मगर अभी भी अगर जिस आपने हम लोग का वो देख लिया होगा बेस किस लेवल पे होगा, तो अगर पॉलिटी से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर डाउट है अभी तक किसी क्वेश्चन पे या कोई कॉन्सेप्ट पे, तो हम अभी आधा घंटा है, एक एक सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी हमारे पास सर अभी ऑनलाइन है। सर मेरा एक था, सर मुझे एक्चुअली ये पूछना है ना सर, जो पॉलिटी है ना, लक्ष्मीकांत से पढ़ना, एक्चुअली मैंने क्लासेस भी अटेंड की, मेरे नोट्स भी हैं, तो उसको ठीक ना है। मैं लक्ष्मीकांत से भी पढ़ रहा था, और यूट्यूब से वीडियोस देख कर भी, जैसे पीडब्ल्यू का हुआ, जो भी लेक्चर्स मिल जाते थे वहां से पढ़ता था, जिससे टॉपिक जो वो क्लियर हो जाए। बट सर इतना ज्यादा लेंदी है सर, वो कंप्लीट होते होते जो पढ़ रहे रहते हैं ना, रिवीजन भी किए एक दो बार, उसके बाद भी लगभग 50% भूल जाते थे, फिर आगे भी सब्जेक्ट देखना होता था, एग्जाम्स वगैरह होते थे। तो सर मुझे एक ये जानना है कि सर पढ़ना कैसे है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीजें, से अभी आप बता रहे हैं कि देखिए ये पढ़ना है, ये देखिए पढ़ना कैसे है। कैसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहले तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि चल क्या रहा है हमारे देश और प्रदेश में, ठीक है। वहां से जैसे मैंने करंट टॉपिक डिस्कस कर दिया, गवर्नर, प्रेसिडेंट, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 323, 324, ठीक है, ये सब पूरे आर्टिकल। तो आप जब न्यूज़ देखते रहोगे तो बार बार भूलो नहीं। जैसे कुछ लोगों का सवाल है कि हम लक्ष्मीकांत भूल जाते हैं खास तौर पे, तो उनके लिए यही है, अगर आप लक्ष्मीकांत रटोगे तो आप भूल जाओगे। आपने मेरी दोनों क्लास में एक चीज ये नोटिस करी होगी, मेरा फिलोसफिकल और कॉन्सेप्चुअल बेसिस हमेशा रहा है पूछने का आपसे, क्योंकि यूपीएससी भी आपसे यही चाहती है, कॉन्सेप्ट। आपसे रटेगा ही नहीं, आपसे ये नहीं पूछेगी। आपसे अगर मैं अभी अभी आपको क्वेश्चन कर देता ना, आप लोग ने क्वेश्चन मुझसे पूछे ही नहीं, ठीक है। आपको ये पूछ सकते थे कि सर ये बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए क्यों नहीं किया गया, जजेस को हटाया गया, क्यों ऐसा करा गया। तो ये क्यों का माइंड है ना, ये सिविल सर्वेंट का माइंड होता है। आप लोग डरते हो, आपको, आप पता है पीसीएस का माइंडसेट है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्या, यूपीएससी क्यों पूछती है। तो आप ये सोचिए जब आप पढ़ रहे हैं ना, अब जैसे आर्टिकल 12 है, मैंने आपको बता दिया कि जहां मेजरली स्टेक गवर्नमेंट का होगा तो वो स्टेट कहलाता है। आपके अंदर आना चाहिए कि सर सपोज करिए कोई एक ऐसी बॉडी है, एलआईसी है, या कोई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तो स्टेट डेफिनेशन आती है। जुडिशियल वो 13 से उठाया गया, ठीक है। आर्टिकल 32 जो मैंने आपसे पूछा, इसी तरीके से आप उसको समझिए, आप ना कि रटिए। अगर आप एक बार समझ लेंगे ना, आप यकीन मानिए, आपको लक्ष्मीकांत केवल एक दो बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम से पहले यूपीएससी के अंदर। आरसीए तो चलो ठीक है, एक पार्ट है, आपको निकालना है अभी। मगर जो आपका सवाल है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिना समझ के पॉलिटी करेंगे ना, क्योंकि पॉलिटी क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल माइंडसेट, जजेस का इंटरप्रिटेशन है पॉलिटी। तो वहां पर आपको जो स्टेटमेंट फ्रेम करेगा, ठीक है। दो अभी जैसे आज ही आंसर की आई है यूपीएससी की, एक क्वेश्चन आया था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्टेट के अंदर इंटरफेयर कर सकती है उसके लोकल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए।
तो बहुत सारे कोचिंग वालों ने उसका आंसर यस दिया था। तो मुझे उसका ये था कि नहीं अलाउ करेगा, यूपीएससी नहीं मानेगा, कहीं लिखा नहीं था बल्कि लक्ष्मीकांत। आप लॉजिक समझाइए, तमिलनाडु में कोई इलाका है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि नहीं उधर साहब हालात खराब है, हम तो इंटरफेयर करने जा रहे हैं, तो कितना कियोस बन जाएगा। तो इस वजह से वो स्टेटमेंट ही एब्सर्ड है, उसको नहीं वो अलाउ करेगा। कोचिंग इंडस्ट्री वाले क्या लक्ष्मीकांत, गूगल, चैट जीपीटी देके वो आंसर दे देते। आप कॉन्सेप्ट बनाइए अपने, तो आप नहीं भूलेंगे, बिना कॉन्सेप्ट का भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पॉलिटिकल पार्टी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? हाँ अच्छा है, ठीक है, मैं भूल गया था। पॉलिटिकल पार्टी से तो आप ये याद रखिए कि नेशनल पार्टीज कौन कौन सी है, ठीक है, और उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी बनने का, और स्टेट पार्टी भी याद रखें बस। क्योंकि आम आदमी पार्टी बन गई है नेशनल पार्टी, और अभी एक दो पार्टी बनी है जैसे तमिलनाडु में ही, तो इसलिए ये दोनों भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इसको भी मेंशन कर लेना आप लोग। और कुछ सर करंट अफेयर पढ़ना है क्या इसमें? 110 पेज का पीडीएफ। देखिए करंट अफेयर्स तो पॉलिटी का मैंने आप जो आपको बता दिया है वही करंट अफेयर्स को देख लेना, अभी वीडियो को फिर से एक बार देख लेना 2x पे, अगर सर डाल देते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें करंट मैंने पूरा का पूरा कवर करवा दिया है आपका। इसमें जो अभी मैं फिर से अगर आप कहोगे रिपीट कर, देखिए आप देखिए सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट में 1921 इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आया है बिल, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया आर्टिकल 20, और फाउंडेशन से उठा के पूछेंगे। आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया रिट से। उसके बाद गवर्न अगर आगे जाते हैं तो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये सब ही आपको करंट में है न्यूज में। जो करंट में आप किस सोर्स से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सोर्स के लिए मैं कहूँगा कि अ, अगर मेरे पास आतिश माथुर की करंट अफेयर्स की बुकलेट है 200 की, 200 पन्नों की अगर होगी तो मैं सर को सेंड कर दूंगा, सर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपने जो कोई चीज पढ़ा हुआ है तो वो भी देख लेंगे, अगर आपने कुछ 65 या कुछ अलग बुकलेट पढ़ी है तो आप उसको भी देख ले, कोई इशू नहीं है। सर देखिए करंट करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि एक सवाल के लिए अगर कोई 400 पन्ने बुकलेट पढ़ रहा है तो मैं उसको वर्थ इट नहीं मानता, तो इसलिए कोई शॉर्टी सी करंट अफेयर्स आप उसको देख लें बस। तो मैं आप आतिश माथुर की दे दूंगा सर को, तो शायद सर उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, अपने ग्रुप में। और कुछ डाउट किसी को? So on an average, how many questions on polity should we expect in the RCA? 8 से 10, 8 to 10। 8 to 10. Thank you, sir. और देखिए पॉलिटी अगर आप जितना गलत करते जाएंगे आप उतना ही कट ऑफ से बाहर होते चलेंगे। मैं आपको एक चीज श्योर कर दूं, पॉलिटी सबसे इजी होता है, आज के टाइम में बन चुका है। और ज्यादातर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उन्हें लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ ली है तो उनके सवाल गलत नहीं होते हैं। तो फ्रेशर भी ध्यान रखें, पॉलिटी गलत नहीं होनी चाहिए। एक दो तो चलेगा, मगर 4 50-50 नहीं चल पाएगा। सर अगर हम फ्रेशर है तो आरसी के लिए आपने जितना मार्क कर दिया और बताया जी उतना ही पढ़ना है ना सर? हाँ बस उतना ही है, चाहे फ्रेशर हो चाहे आप टॉपर हो चाहे फिफ्थ अटेम्प्ट वाले हो, मोर देन इनफ है। जो देखिए मैंने जितना ये जो आपको टॉपिक्स बताए ना वो पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद बताए, नहीं तो मैं आपको पूरी लक्ष्मीकांत बोल देता कि पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी ना, आप पढ़ सकते और ना आपके पास समय है। यस सर। सर आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए मेरे पास भी 2 क्लासेस लिमिटेशन है। देखिए अब सबकी एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा ही है, जाहिर सी बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एस्पेरेंट ही हूँ। मैं आप ये समझिए कॉस्ट और बेनिफिट हमें देखना होगा। अगर मैंने आपको ये 20 और 15 टॉपिक दिए हैं, इसमें से अगर आपके 10 में से अगर 8-9 सवाल आ गए, ये मोर देन एनफ है। 1-2 नहीं आएंगे, कहीं से आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉस्ट और बेनिफिट पे जाइए हमेशा। अब अभी मैं आपसे बोल दूं कि पूरी लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ी है, ये बहुत ईजी था मेरे लिए, मगर मैंने क्यों गूगल का स्क्रॉल किया, 2 फंडामेंटल राइट बेसिक कैसे बताया, ठीक है। मैं आरसी में अब आप परमानेंट रेसिडेंस नहीं हूँ अभी, ठीक है, मतलब
ज़्यादातर मेरे और भी काम होते हैं, तो इस वजह से मैं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हूँ, तो इस वजह से अभी मगर मैं पार्ट एंड पार्सल का जब मेरा मेंस होता है, तो मेंस प्रोग्राम मेंस के अंदर मैं आ जाता हूँ, ठीक है? जब मेंस मेरा जिस साल मुझे पीटी देना होता है, तो मैं उस टाइम पे आ जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला ना 2 तरीके से एंट्री होती है, या तो प्रीलिम्स के थ्रू हो जाए, ठीक है? और मेंस के थ्रू, ठीक है? तो आप अगर आपका प्रीलिम्स प्रोग्राम में आते हो, जो आप लोग एंट्रेंस निकालने की तैयारी कर रहे हो, और नहीं तो मेंस आप पीटी निकाल के आइए, उसमें डायरेक्ट हो जाएगा आपका। तो हम लोग पुराने जो होते हैं, उनके मार्कशीट भी लगती है कि तो मार्कशीट को देखा जाता है, अगर आपके मेंस के नंबर कभी इससे पहले दिया हुआ मेंस के नंबर अच्छे हैं, तो आपको ले लेते हैं। और कुछ डाउट? अभी इसके बाद मेरी एक आध क्लास और रहेगी, टेंशन मत लीजिए। एक बार पार्लियामेंट और ये पॉलिटी अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, अगर डाउट हो, ठीक है? तो आप उसके बाद भी मुझसे, मेरी 1-2 क्लास का चल रहा है कि अगर आप लोगों को लगेगा, तो हम रख लेंगे 1-2 क्लास और हमारी। और आप पॉलिटी पूरी पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट आता, कॉन्सेप्चुअल डाउट, तो मैं रेडी हूँ। रिवीजन का एक ही मेथड है कि जो मैंने बताया ना कि आर्टिकल भूलोगे आप ज़्यादातर, तो आर्टिकल पे फोकस कर रखिए, शेड्यूल्ड पे फोकस रखिए, पार्ट्स पे फोकस रखिए। शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल, इसको ज़्यादातर रिवीजन करिए। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आपके बने होंगे, तो आपके आंसर मतलब उधर समझ में आ जाएगा आपको, मगर शेड्यूल, पार्ट्स और आर्टिकल में गलती होगी। जी, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो एक नॉमिनल एंट्रेंस टेस्ट होता है, और वो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जी। सर जैसे आपने बताया था राजधानी मैम का, उससे कर लेना ज्योग्राफी, उसका तो मैंने कर लिया, वो मतलब उसमें इजी पड़ रहा है, थोड़ा सा लेक्चर कम है। जी, ये विवेक सिंह सर का इकोनॉमी की बुक्स पढ़ रहा था मैं, तो उसमें उससे जो जी। 400-500 पेज है, उससे हो जाएगा क्या? जो कॉन्सेप्ट नहीं है उसको यूट्यूब पे देख लो ऐसे। हाँ, मुझे लगता है कि हो जाए। देखिए, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर उसमें विवेक सिंह से नहीं हो पा रहे, क्योंकि बुक है, लेक्चर नहीं है उनके पास, हाँ वो तो आप अगर यूनान के ही कुछ लेक्चर देख लीजिए कॉन्सेप्ट पे, पुराने हाँ ओल्ड जो डले ना, हाँ तो मेरे वो पास है लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर। हाँ, तो उसको देख लीजिए। वो मतलब लेक्चर बुक्स में के कभी कभी क्या नहीं समझ में आता, विवेक सिंह रिवीजन के लिए अच्छी है। विवेक सिंह की है सर बुक। हाँ, अच्छा, विवेक सिंह की तो वो रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट आपको रोनाल्ड से एक बार बना लीजिए, वीडियो देख के या और कोई फैकल्टी को देख के आप। अच्छा सर, वो मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट देख के, वो सर का हैंड आउट भी 1200 पेज का था वो। वो तो बल्कि है, वो तो नो डाउट, वो रोनाल्ड का आप वो नहीं कर सकते पूरा, तो कॉन्सेप्ट एक बार बना लीजिए ना। आप कोशिश करिए कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं इस बार अटेम्प्ट की, आप फ्रेशर है, कैसा नहीं थोड़ा सर, मैं तो बता दो मैं उसकी आरसी दे रहा हूँ सर। आर से। तो अयान, अगर आप कोशिश करें, उसकी एक 450 की बुकलेट आती है पीवाईक्यू की, ठीक है? हाँ सॉरी, 450 एक सीरीज आती है विवेक सिंह की। एक बार अगर आप हाँ। उसको लगा लेंगे ना, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर अच्छा आपके पास समय है तो। ओके ओके सर। ठीक है, सर 450 की आप कहीं भी देखो मिल जाएगा आपको। वो थ्योरी वाली बुक ले रखी थी मैंने, 450 क्वेश्चन वाली भी थी हाँ। हाँ, तो आप उसको देख लेंगे ना, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ डाउट? हम सर वाइंड एक अप बार कर लेते हैं। थैंक यू। सर एक बार प्रायोरिटी सब्जेक्ट बता दीजिए ना फिर से, आरसी के लिए, मतलब किस पे प्रायोरिटी ज्यादा हम सब्जेक्ट, ध्यान। प्रायोरिटी सब्जेक्ट वही, आप वीडियो भी देख सकती हैं दोबारा, ठीक है? तो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, पॉलिटी देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, उसके बाद ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, दोनों क्लब करके, मॉडर्न इंडिया, एंशियंट, ठीक है? सी सेट, सी सेट में क्वांट का नहीं है, तो आप रीजनिंग देख सकते हैं इस बार, ठीक है? उसके बाद आप एसएनटी देख सकते हैं, साइंस एंड टेक। तो इसी में से अगर आप ये 4-5 सब्जेक्ट कर लेंगे, तो आराम से आपके 35 से 40 सवाल हो जाएंगे आराम से, ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ठीक ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से फिर हम मिलेंगे
मैं एक पेपर शेड्यूल करूंगा, वो आप लोग अटेंड करें लॉजिक्स के, ट्रिक्स के, तो उस पर आपको बहुत डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि हेलो सर। आप उसको अटेंड करना। जी सर क्या इकोनॉमी स्किप कर सकते हैं? नहीं, इकोनॉमिक्स तो स्किप नहीं कर पाएंगे आप। सर उसकी आर्ट से लैंग्वेज बहुत टफ होती है तो समझ में नहीं आती। वो आपकी बात सही है, मगर 8 से 10 सवाल इकोनॉमिक्स से बनेंगे तो आप उसको स्किप नहीं कर पाएंगे। अब उसको कोशिश करिए कि 5 से 6-7 सवाल तो अटेंड करिए, पूरी नहीं तो। ठीक है, फिर थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, वी विल मीट अगेन। और जो भी कमी है अगली क्लास में डाउट के साथ आप आइए, हम मिलते हैं लॉजिक्स और ट्रिक्स के लिए। होपफुली मैंने जितना रहा करा, और कहाँ कमी रही तो सॉरी उसके लिए, बाकी तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है आपको। ठीक है, ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. Good थैंक यू night. सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। Thanks. अल्लाह हाफिज। Thanks for your time. थैंक यू सर। ओके, चलो आप लोग भी जाओ सो जाके, है ना? ठीक रहा ना? देखो इसमें पॉलिटी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो सर ने बता दिया बस उसी से करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये बेस्ट एनालिसिस के जरिए बताया गया है। ठीक है, ओके सर। ये हु इज कैलेब डाली? Yes, sir. Who is Caleb Daly? Are you the part of? Are you? What is your good full name? So I've kept it private. Sorry. So I've kept it private. I will reply it to you on the WhatsApp. Yeah. Thank Okay. you. Thank you very much. Good night, everyone. Thank you, sir.